हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो आज यार हम बात करने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हो आपका सूक्ष्म तरंग या घूर्णन स्पेक्ट्रा, ठीक है, जिसे माइक्रोवेव और रोटेशनल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं या स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो जैसा कि यार हम लोग बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, उसी का यूनिट 3 चल रहा था आपका मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये उसी का टॉपिक है माइक्रोवेव और रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। जो इसके पहले वाला वीडियो था उस पर हमने आपको बोर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन के बारे में बताया था, ठीक है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है बीएससी 4th सेमेस्टर की, ठीक है। तो आज के वीडियो पे पढ़ेंगे क्या, माइक्रोवेव और रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो यार भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब भाई हम लोग बात करते हैं माइक्रोवेव और रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमारा क्या होता है, ठीक है। तो हेडिंग लग चुकी है माइक्रोवेव और रोटेशनल स्पेक्ट्रा, सूक्ष्म तरंग या घूर्णन स्पेक्ट्रा। तो देखो सबसे पहले आपको स्पेक्ट्रा के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि हम क्या पढ़ने वाले हैं, सूक्ष्म तरंग या घूर्णन स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा के बारे में हमने आपको इसके पहले जितने भी वीडियो बताए थे सब में ज़्यादातर बताया है, ठीक है। स्पेक्ट्रा क्या होता है, देखो सबसे पहले वीडियो पे हमने आपसे क्या बताया था, स्पेक्ट्रोस्कोपी। किसके बारे में बात की थी, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, कि आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आपको बताया था, और उसमें क्या बताया था कि मान लो आपके पास कोई पदार्थ है, ठीक है, मान लो आपके पास कोई पदार्थ है, अगर आपको इस पदार्थ की रचना के बारे में जानना है तो आप कैसे जान सकते हो, ये आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की घटना बताती है। मान लो आप इस पदार्थ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे हिंदी पे विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं, इस पदार्थ पे अगर डालते हो तो ये पदार्थ क्या करता है, इसके कुछ भाग, ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण डाला इसके कुछ भाग को अपने अंदर अवशोषित करता है और कुछ भाग को यहाँ पे बाहर निकाल देता है, ठीक है। जब ये भाग बाहर निकलेगा, आप अगर इसे हम फोटोग्राफिक प्लेट पे ले ले तो यहाँ पे आपको इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, स्पेक्ट्रम, या जिसे स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा, और अगर इस स्पेक्ट्रम का आप एक्सपेरिमेंट से इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लो तो आपको पदार्थ की संरचना के बारे में पता चल जाता है, और यह घटना स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है, ठीक है। क्या काम ने आपसे, मान लो पदार्थ है, पदार्थ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण को डालो, जिससे इससे एनर्जी कुछ ये क्या करेगा, अपने अंदर अवशोषित करेगा ये पदार्थ, और कुछ को बाहर निकाल देगा। अब जो ये बाहर एनर्जी निकली है, अगर इसे आप फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या करते हो, इसे ले लेते हो तो इससे क्या प्राप्त होगा, इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा। और ये जो आपका स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, अगर आप इसका सही से जानकारी करते हो तो आपको पदार्थ की संरचना के बारे में पता चल जाएगा, और यह घटना स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है इसे स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, ठीक है। आप इसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। तो ये सिंपल सी बात है आपका स्पेक्ट्रा की, ठीक है। थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया कि स्पेक्ट्रा क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा अर्थात घूर्णन स्पेक्ट्रा। रोटेशन तो समझते हो ना, अपने ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्थात अपने ही गुरुत्व केंद्र की ओर घूमना, इस टाइप से, इसे कहते हैं रोटेशन, ठीक है। तो वही रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ना है। तो देखो सिंपल, हमने यहाँ पे सबसे पहले माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव की कुछ इसकी आवृत्ति होती, किस लेंथ तक होती है, तरंगदैर्ध्य और ऊर्जा, उसको थोड़ा समझो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा माइक्रोवेव, जिसे सूक्ष्म तरंग या रोटेशनल स्पेक्ट्रा, जिसे घूर्णन स्पेक्ट्रा के नाम से जानते हैं। देखो कहा गया माइक्रोवेव या रोटेशनल स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण के उस भाग से संबंधित है जिसमें माइक्रोवेव्स की फ्रिक्वेंसी, जिसे हिंदी पे आवृत्ति कहते हैं, 3 × 10⁻10 से 3 × 10⁻12 हर्ट्ज के मध्य, एवं वेवलेंथ कितनी हो, 10⁸ एंगस्ट्रॉम से 10⁻16 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है, वो आपकी, उस पर आपका क्या होता है, माइक्रोवेव या रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ध्यान से समझो, एकदम आसान। देखो हम आपसे कह रहे हैं माइक्रोवेव या रोटेशनल स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण के उस भाग से संबंधित है जिसमें माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, 3 × 10⁻10 से 3 × 10⁻12 हर्ट्ज के मध्य, एवं वेवलेंथ जिसे तरंगदैर्ध्य कहते हैं, तरंगदैर्ध्य कितनी होनी चाहिए, 10⁸ एंगस्ट्रॉम से 10⁻16 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। और इन वेव्स, जो माइक्रोवेव्स हैं, इन वेव्स की एनर्जी जो होती है 12 से 1.2 × 10⁻³ जूल प्रति मोल होनी चाहिए, ठीक है। तब आपका क्या होगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा होगा,
ठीक है, क्या कहा गया सिंपल समझो। आपसे हमने कहा माइक्रोवेव या रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात विद्युत चुम्बकीय विकिरण के उस भाग से संबंधित है जिसमें जो उसकी आवृत्ति होनी चाहिए, आवृत्ति अर्थात न्यू कितनी होनी चाहिए आपकी 3 × 10⁻10 से 3 × 10⁻12 हर्ट्ज के मध्य होनी चाहिए। ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि माइक्रोवेव्स अथवा रोटेशनल स्पेक्ट्रा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के उस भाग से संबंधित होगा जिसमें उसकी आवृत्ति 3 × 10⁻10 से 3 × 10⁻12 हर्ट्ज के मध्य हो और जो उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी हो, तरंग दैर्ध्य जो हो वो 10⁸ एंगस्ट्रॉम से 10⁻16 एंगस्ट्रॉम के मध्य हो, 10⁸ एंगस्ट्रॉम से 10⁻16 एंगस्ट्रॉम के मध्य हो और आपका क्या कहा गया एनर्जी जो हो 12 से 1.2 × 10⁻3 हो। ठीक है, एनर्जी जो हो आपकी, ठीक है, स्मॉल ई या कैपिटल ई से प्रदर्शित कर सकते हो। एनर्जी जो कितनी होनी चाहिए 12 से 1.2 × 10⁻3 जूल प्रति मोल के मध्य हो, उसे आपका क्या कहते हैं माइक्रोवेव या रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, मतलब माइक्रोवेव या रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है आपका, उस वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसमें आवृत्ति कितनी होती है उसकी, मतलब उस भाग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जिसमें आवृत्ति इतनी होनी चाहिए, तरंग दैर्ध्य इतनी होनी चाहिए, एनर्जी इतनी होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपसे यहाँ पे कही गई। देखो ध्यान समझ लो कि माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंग या रोटेशनल स्पेक्ट्रा मतलब घूर्णन स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात विद्युत चुम्बकीय विकिरण के उस भाग से संबंधित है। ये जो सूक्ष्म तरंग या घूर्णन स्पेक्ट्रा है ये आपका विद्युत चुम्बकीय विकिरण के उस भाग से संबंधित है जिसमें उसकी माइक्रोवेव्स की फ्रिक्वेंसी अर्थात ये जो सूक्ष्म तरंगे हैं इनकी फ्रिक्वेंसी अर्थात आवृत्ति इतनी होनी चाहिए और जो तरंग दैर्ध्य अर्थात वेवलेंथ है वो इतनी 10⁸ एंगस्ट्रॉम से 10⁻16 एंगस्ट्रॉम के मध्य होनी चाहिए और इन वेव्स की जो ऊर्जा एनर्जी होगी वो 12 से 1.2 × 10⁻3 जूल पर मोल होनी चाहिए। ठीक है, ये बात है आपकी माइक्रोवेव और रोटेशनल स्पेक्ट्रम की। ठीक है, फिर आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया यहाँ पे इस एनर्जी के अवशोषण से रोटेशनल एनर्जी लेवल्स अर्थात आपका घूर्णन ऊर्जा स्तर। ठीक है, रोटेशनल का मतलब घूर्णन, एनर्जी का मतलब ऊर्जा और लेवल्स का मतलब स्तर। तो आपसे कहा गया इस ऊर्जा के अवशोषण से, अवशोषण समझते हो ना, ऊर्जा का अवशोषण करना। ठीक है, तो इस ऊर्जा के अवशोषण से घूर्णन ऊर्जा स्तर के मध्य ट्रांजिशन अर्थात संक्रमण प्रेरित किए जा सकते हैं, अतः इससे संबंधित स्पेक्ट्रोस्कोपी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगी। ठीक है, जो आपकी रोटेशनल स्पेक्ट्रा से संबंधित स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी उसे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम देंगे। ठीक है, ये एकदम सिंपल सी बात है कि इस देखो ऊर्जा का जब पदार्थ अवशोषण करता है तभी तो स्पेक्ट्रम उसके बाद ही प्राप्त होगा। तो वही चीज़ है कि इस एनर्जी अर्थात ऊर्जा के अवशोषण से रोटेशनल एनर्जी लेवल अर्थात आपका घूर्णन ऊर्जा स्तर के मध्य ट्रांजिशन प्रेरित किए जा सकते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है संक्रमण प्रेरित किए जा सकते हैं और इससे संबंधित स्पेक्ट्रोस्कोपी को रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी अर्थात घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये बात एकदम सिंपल सी है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी की एकदम सिंपल सी। पहले तो आपका कहा गया माइक्रोवेव या रोटेशनल स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के उस भाग से संबंधित है जिसमें फ्रिक्वेंसी इतनी हो, तरंग दैर्ध्य इतनी हो और एनर्जी इतनी हो। फिर कहा गया कि इस एनर्जी के अवशोषण से रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के मध्य ट्रांजिशन प्रेरित किए जा सकते हैं, अतः इससे संबंधित स्पेक्ट्रोस्कोपी को रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। ठीक है, अब इतना समझ में आने के बाद थोड़ा सा एक पॉइंट और इसका बचता है उसे भी समझते हैं। जैसे आपका जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है इसकी सहायता से आप डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के एक्सप्लेनेशन कैसे कर सकते हो। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल समझते हो, द्विपरमाणुक अणु। ठीक है, उसका आप व्याख्या कैसे कर सकते हो इसी रोटेशनल स्पेक्ट्रा की मदद से। ठीक है, तो अब उसको भी समझ लेते हैं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सब लोग क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप थोड़ा सा उसे भी देख लेते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की इसी रोटेशनल स्पेक्ट्रा से एक्सप्लेनेशन उसका। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब भैया हम लोग आगे बात करते हैं आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बाय रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अर्थात आपको व्याख्या करनी है क्या, स्पेक्ट्रा की। स्पेक्ट्रा की व्याख्या करनी किसके, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल अर्थात द्विपरमाणुक अणु। ठीक है, द्विपरमाणुक अणु या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का ये मतलब होता है ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम उपस्थित हो। क्या कह रहे हैं, आपका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का ये मतलब
मतलब है ऐसा मॉलिक्यूल जिस पे दो एटम उपस्थित हो, अर्थात ऐसा अणु जिस पे दो परमाणु उपस्थित हो। ठीक है, तो यही बात है कि आपको मतलब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा की व्याख्या करनी है बाई रोटेशनल स्पेक्ट्रा, अर्थात घूर्णन स्पेक्ट्रा के द्वारा। तो वही चीज़ हमने लिखा, घूर्णन स्पेक्ट्रा के द्वारा द्विपरमाणु अणु के स्पेक्ट्रा की व्याख्या कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, तो देखो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल तो आपको सिंपल बता ही दिया कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिस पे दो एटम होते, दो परमाणु होते। एग्जाम्पल अगर बात करें, जैसे कि आपका मान लो HCl, ये आपका एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। किस, ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिस पे दो एटम उपस्थित है, एक ये आपका हाइड्रोजन, एक क्लोरीन। ठीक है, दो एटम उपस्थित है, तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने कुछ बातें लिख रखी है, वो पढ़ते चलो। हमने लिखा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दो एटम्स के सहयोग से बनता है। वही चीज़ लिखा कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दो एटम के संयोग से, अर्थात दो परमाणुओं के संयोग से बनता है। फिर कहा गया ऐसे मॉलिक्यूल्स में दोनों एटम्स के न्यूक्लियस, ऐसे मॉलिक्यूल्स अर्थात ऐसे अणुओं में दोनों एटम्स अर्थात दोनों परमाणुओं के जो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, नाभिक, दोनों एटम्स के न्यूक्लियस अर्थात नाभिक परस्पर बॉन्ड लेंथ, अर्थात उनके बीच जो बॉन्ड लेंथ होता है, बंध लंबाई जिसे बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ अर्थात जिसे बंध लंबाई बोलते हैं, बंध लंबाई की डिस्टेंस पर अनंत नाभिकीय अक्ष पर स्थित रहते हैं। क्या कहा गया, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दो एटम के संयोग से बनते हैं। फिर कहा गया ऐसे मॉलिक्यूल्स में दोनों एटम के न्यूक्लियस अर्थात नाभिक परस्पर बॉन्ड लेंथ, अर्थात जिनके बीच परस्पर बॉन्ड लेंथ अर्थात परस्पर बंध लंबाई की डिस्टेंस अर्थात दूरी पर, मतलब दोनों मॉलिक्यूल जो होते हैं, मान लो पहला मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या होते हैं, परस्पर बॉन्ड लेंथ पे होते हैं। ठीक है, परस्पर बॉन्ड लेंथ की डिस्टेंस पे होते हैं, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस बराबर होती है। ठीक है, पर और इनके बीच अनंत नाभिकीय अक्ष, अर्थात इनके बीच जो न्यूक्लियस एक्सिस होता है, नाभिकीय अक्ष होता है, वो आपका क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, देखो बॉन्ड लेंथ जो होती है दोनों एटम के मध्य, वो क्या होती है, डिस्टेंस जो होती है उसकी बराबर होती है, और जो आपका नाभिकीय अक्ष अर्थात न्यूक्लियस एक्सिस होता है वो अनंत होता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे कहा गया ऐसे मॉलिक्यूल्स में दोनों एटम्स के न्यूक्लियस अर्थात नाभिक परस्पर बॉन्ड लेंथ की डिस्टेंस पर, अर्थात दोनों के बीच जो परस्पर बॉन्ड लेंथ अर्थात परस्पर बंध लंबाई की दूरी पर अनंत नाभिकीय अक्ष पर स्थित रहते हैं। नाभिकीय अक्ष कैसा होता है, अनंत पर स्थित रहते हैं। फिर कहा गया इन दोनों एटम्स के परमाणविक कक्षक अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक नए आणविक कक्षक अर्थात मोलिकुलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इन दोनों एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, आपके परमाणविक कक्षक होते हैं, ये दोनों आपस में मिलकर आपके आणविक कक्षक अर्थात मोलिकुलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। क्योंकि जब दो एटम होंगे उनके कुछ आपके क्या होंगे, परमाणविक कक्षक होंगे अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, वो परस्पर मिलने से क्या बनाएंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, अब इसी की आपको क्या करनी है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा के द्वारा इस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करनी है, तो वो भी अभी करेंगे। पहले इतना बताओ समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले कहा ये जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है दो एटम्स के सहयोग से बनता है। लिखा गया डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दो एटम्स के सहयोग से बनता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स में दोनों एटम्स के न्यूक्लियस अर्थात नाभिक परस्पर बॉन्ड लेंथ की लंबाई पर या दूरी पर या डिस्टेंस पर अनंत नाभिकीय अक्ष न्यूक्लियस एक्सिस पर स्थित होते हैं। इन दोनों एटम्स के परमाणविक कक्षक अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक नए आणविक कक्षक अर्थात आपके मोलिकुलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सी बात है। आप देखो आगे पढ़ो। ठीक है, आगे पढ़ो। कहा गया किसी मॉलिक्यूल अर्थात किसी अणु की रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन मतलब घूर्णन गति। ठीक है, मतलब कोई मॉलिक्यूल अगर वो अपने इस टाइप से जो उसका गुरुत्व केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके चारों ओर क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, इस टाइप से घूम रहा है गोल गोल। ठीक है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो यही होती है इसकी घूर्णन गति। ठीक है, अपने ही गुरुत्व केंद्र के चारों ओर घूमना उसकी रोटेशनल मोशन होगी। तो कहा गया किसी मॉलिक्यूल्स की रोटेशनल मोशन अर्थात घूर्णन गति में डाइपोल की डायरेक्शन आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है। डाइपोल यहाँ पर क्या कहा गया, डाइपोल अर्थात द्विध्रुव। द्विध्रुव समझते हो ना, जैसे अभी एग्जांपल दिया था HCl का, इस पे आपको पता है एक पार्शियल पॉजिटिव होगा
और एक पार्शियल निगेटिव होगा। तो जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो एक किसका कार्य करेंगे, डाइपोल का, द्विध्रुव का। तो वही चीज़ कहा गया किसी मॉलिक्यूल्स की रोटेशनल मोशन अर्थात घूर्णन गति में डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है अर्थात जो द्विध्रुव की दिशा होती है वो कैसी होती है, आवर्ती रूप से बदलती रहती है, ठीक है, परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल, अगर कोई मॉलिक्यूल कोई भी अणु है आपका वो रोटेशनल मोशन अर्थात घूर्णन गति करता है तो उसकी जो आपकी डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो परिवर्तित होती है, ठीक है। डाइपोल यहाँ पे कहाँ से आया, देखो आपको पता है जब डायएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे HCl है, एक पे पार्शियल पॉजिटिव होगा एक पे पार्शियल निगेटिव, तो ये द्विध्रुव का कार्य करेंगे, डाइपोल का कार्य करेंगे। तो किसी भी आपकी मॉलिक्यूल्स पे कहा गया जो उसकी आपकी डायरेक्शन, देखो यहाँ पे क्या कहा गया, किसी मॉलिक्यूल्स की रोटेशनल मोशन अर्थात जब वो रोटेशनल मोशन घूर्णन गति करेगा तो उसके जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी वो आवर्ती रूप से परिवर्तित होगी या बदल जाएगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, डाइपोल मोमेंट अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन उत्पन्न होता है। मतलब जब उसकी दिशा बदलेगी डाइपोल की तो उसके डाइपोल मोमेंट अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण में भी परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो रेडिएशन अर्थात जो कि विकिरण के विद्युत घटक से सहयोग करता है, जिसमें रेडिएशन पदार्थ द्वारा अवशोषित होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, रेडिएशन जो होता है पदार्थ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और फिर उससे उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है और इस अवशोषण के परिणाम स्वरूप मॉलिक्यूल्स का रोटेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि जब उसका आपका मतलब पदार्थ उसको अवशोषित करेगा उसके रेडिएशन को, तब आपका स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। तो वही चीज़ है जिसमें रेडिएशन पदार्थ द्वारा अवशोषित होता रहता है और फिर इस अवशोषण के परिणाम स्वरूप मॉलिक्यूल्स का रोटेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, ठीक है। तो सिंपल सी ये बात है आपकी। आपको इसी रोटेशनल स्पेक्ट्रम के द्वारा डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की व्याख्या करनी है। तो देखो सबसे पहले लिखा गया किसी भी मॉलिक्यूल्स, अगर मान लो कोई भी अणु है आपका, कोई भी मॉलिक्यूल है वो रोटेशनल मोशन अर्थात घूर्णन गति करता है तो क्या होगा, ठीक है। आप ध्यान से समझो, मान लो कोई मॉलिक्यूल है आपके पास वो घूर्णन गति करता है तो उसकी जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी ना अर्थात जो द्विध्रुव की दिशा होगी ना वो क्या होगी, आवर्ती रूप से परिवर्तित होगी, वो बदलती रहेगी, ठीक है। जिससे उसके डाइपोल मोमेंट में भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, उसमें भी चेंज आ जाएगा, ठीक है। जब मतलब डाइपोल की डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी तो डाइपोल मोशन में भी चेंज आएगा, ठीक है। मतलब डाइपोल मोमेंट में भी चेंज आएगा। और फिर क्या होगा, रेडिएशन के विद्युत घटक से वो सहयोग कर लेगा जिससे रेडिएशन पदार्थ द्वारा अवशोषित हो जाएगा और इस अवशोषण के परिणाम स्वरूप मॉलिक्यूल्स का रोटेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा ही दिखाना है इस पे, किस पे, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल पे, ठीक है। फिर आगे लिखा गया सभी स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण युक्त मॉलिक्यूल, मतलब जिनमें आपका ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात डाइपोल मोमेंट होता है। तो कहा गया सभी स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण युक्त मॉलिक्यूल जैसे HCl, CO, HCN आदि प्रकाश को अवशोषित कर रोटेशनल स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करते हैं। मतलब जितने भी आपके डायएटॉमिक मॉलिक्यूल जो कि द्विध्रुव आघूर्ण युक्त हैं अर्थात डाइपोल मोमेंट जिनमें है, मतलब ऐसे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल जिनमें डाइपोल मोमेंट है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रम दिखाएंगे, ये बात है। देखो कहा गया ना सभी स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण युक्त मॉलिक्यूल अर्थात जिनमें क्या हो, डाइपोल मोमेंट हो, ऐसे आपके डायएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि HCl, CO, HCN आदि प्रकाश अर्थात रेडिएशन को अवशोषित करके रोटेशनल स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या सीखा, रोटेशनल स्पेक्ट्रम को कौन प्रदर्शित करेगा, ऐसे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल जिनमें डाइपोल मोमेंट उपस्थित होगी जैसे HCl, HCN, CO, ठीक है। ये सब क्या करेंगे, आपके रोटेशनल स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करेंगे जैसा कि यहाँ पे कहा गया। तो इस टाइप से आप कर सकते हो एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल बाय रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कैसे आप डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की रोटेशनल स्पेक्ट्रम के द्वारा व्याख्या कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो लाइक कर देना और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है BSc 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री की, उस पर जाके आप और भी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। पिछले जितने वीडियो सारे देख लेना, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो आप, ठीक है। तो अब जो अगला वीडियो आएगा उस पर हम बात करेंगे रिजिड रोटेटर के बारे में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो पे।